हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जीएस प्लेनेट के ऊपर। सर आज हम बात करने वाले हैं क्विज नंबर 14। जो मेरे प्यारे बच्चे आज फर्स्ट टाइम इस YouTube चैनल के ऊपर आए हैं, इस चैनल की बेल आइकॉन को दबा दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। रेड बटन जो दे रखा है उसको सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन दबाना ताकि आपके पास हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आए। सर इस वीडियो को जल्दी से शेयर करके अपना व्हाट्सएप स्टेटस लगा दीजिएगा। जो आज क्वेश्चंस बात कर रहे हैं, तड़कते भड़कते 50 क्वेश्चन जो आपके दिल क्या दिमाग में भी आग लगा देंगे। ऐसे क्वेश्चंस जो आपको एकदम करेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही अच्छी क्वेश्चनों का कलेक्शन है बेटा। पूरी वीडियो के अंत तक बने रहना, बहुत कुछ सीख के जाओगे, मज़ा आने वाला आज का इन क्वेश्चनों के अंदर। और जो मेरे प्यारे बच्चे जल्दी से शेयर कर दो। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग, नमस्कार, राम राम, सत श्री अकाल, मालिकुम सलाम, राम राम भाई, राम राम, सबको राम राम भाई। हाँ गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग। शेयर कर दो बेटा, इस वीडियो को जल्दी से शेयर कर दो, अपने सभी दोस्तों के पास पहुंचा दो। ज़्यादा आपका टाइम वेस्ट ना करते हुए अपनी जो जीएस प्लेनेट टेस्ट सीरीज है, इसकी आज फर्स्ट क्वेश्चन को हम डिस्कस करते हैं सर आप लोगों का। हाँ सर देखो, साइंस के अंदर सर फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तीनों के क्वेश्चंस कवर करेंगे हम। और तीनों में सबसे पहला क्वेश्चन बायोलॉजी का दे रखा है। क्या है सर क्वेश्चन? डेंगू ज्वर किस मच्छर द्वारा फैलता है? भाई डेंगू किस मच्छर के काटने से फैलता है? मैं बात कर रहा हूँ कि मच्छर अलग चीज़ होती है और सर इसको जो रोगवाहक जो रोगाणु होता है वो अलग होता है। तो मैंने सिर्फ इतना पूछा, डेंगू किस मच्छर के द्वारा फैलता है? क्यूलेक्स मच्छर द्वारा, एडिस एजिप्टी मच्छर, मादा एनोफिलीज मच्छर, या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। सर आपके सामने ऑप्शन है, 5 सेकंड का समय देता हूँ। तो मैंने बहुत बार बता रखा है सर, ये जो एडिस एजिप्टाई मच्छर होता है, जिसको हम सर टाइगर मच्छर के नाम से भी जानते हैं, इस मच्छर के द्वारा क्या फैलता है सर? आपके डेंगू फीवर फैलता है। क्या फैलता है सर? डेंगू फीवर फैलता है। और एक और चीज़ मैं बता दूं सर, जो डेंगू रोग होता है, इस डेंगू रोग का जो ये मच्छर होता है, ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन से 1 फुट की ऊंचाई तक उड़ सकता है। कितनी ऊंचाई तक सर? आपके केवल 1 फुट की ऊंचाई तक। आई बात समझ में? तो आप सोचो कहाँ लेटे थे जब जाके ये मच्छर काटा था आपको। आई बात समझ में? तो सर इतनी ज़्यादा ऊंचाई तक ये नहीं उड़ सकता है। आई बात समझ में? तो सर बस ज़्यादा मैं आपके घर में नहीं जानना चाहूँ। बाकी डेंगू का जो वायरस होता है, उस वायरस का नाम होता है सर आपके अरबो वायरस। इस मच्छर को हम सर किस नाम से जानते हैं? टाइगर मच्छर के नाम से जानते हैं। पहला मच्छर होता है। क्वेश्चन नंबर सेकंड आपकी स्क्रीन के सामने क्या है सर? बिल्कुल सर, क्या है? रेबीज एक रोग है। रेबीज जो रोग होता है वो किससे फैलता है? जीवाणु से, विषाणु से, प्रोटोजोआ से, कवक से। फटाफट आंसर दे दीजिएगा कि रेबीज किससे फैलता है। ये तो पता होगा मेरे बच्चों को कि जब रेबीज जो रोग होता है उसमें कुत्ता काटता है, कुत्ते के काटने से ज़्यादातर ये फैलता है। इस रेबीज रोग को हम हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। किस नाम से जानते हैं सर? आपके हाइड्रोफोबिया के नाम से भी जानते हैं। आई बात समझ में? और जो सर ये जो रेबीज रोग होता है, ये सर एक वायरस के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है सर? वायरस, विषाणु के द्वारा। और सर एक और चीज़ मैं बता दूं, उस वायरस का नाम क्या होता है? रहबड़ो। क्या नाम होता है बेटा? रहबड़ो। ठीक है, तो रहबड़ो वायरस का नाम होता है जो रेबीज रोग फैलाता है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी नज़र से नज़रें मिलाते हुए, आपका रंग नहीं उड़ाना, फिलहाल फूलों का रंग उड़ाना है। जो फूलों का रंग कौन सी गैस उड़ा देती है, या कौन सी गैस फूलों का रंग उड़ा देती है? ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड, क्लोरीन, या इनमें से कोई नहीं? अरे आपने कभी किसी को फूल दिया है क्या? मैं वो नहीं पूछ रहा, ये बताओ फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? ठीक है भाई, आपके यही नहीं मालूम आपको फूलों का रंग कौन उड़ा देता है? जिंदगी में क्लोरीन, ऑक्सीजन, सल्फर डाइऑक्साइड। बताओ फटाफट आंसर दे दो बच्चा, मुझे फटाफट आंसर चाहिए आपका। तो सर क्लोरीन जो होता है वो फूलों का रंग उड़ा देता है। आई बात समझ में? तो फूलों का रंग कौन उड़ाती है? गैस। कौन सी गैस सर? आप क्या करके आओगे सर? क्लोरीन गैस क्या कर देती है सर? फूलों का रंग उड़ा देती है। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। शेयर कर दो इस वीडियो को जल्दी से। ठीक है, स्टेटस लगा लो व्हाट्सएप और टाइम पे आ जाएगा। और 8:15 बजे आपको फिक्स टाइम दे रखा है। क्वेश्चन नंबर 4, लोहे पर जंग लगना किस प्रकार का परिवर्तन है? सर मैं बात कर रहा हूँ, अगर लोहे की जंग लगी है तो किस प्रकार का चेंजमेंट है सर? ये भौतिक परिवर्तन, सामाजिक परिवर्तन, रासायनिक परिवर्तन, या उपयुक्त सभी? तो सर लोहे में अगर जंग लगी है तो सर वो क्या जाएगा? केमिकल चेंजेज, रासायनिक परिवर्तन।
अगला क्वेश्चन फिफ्थ नंबर का क्वेश्चन आपकी स्किन के सामने, यकृत से संबंधित रोग है भाई। यकृत जो होता है अपना जो लीवर, जिसको हम किस नाम से जानते हैं, जिगर भी बोलते हैं। तो सर लीवर से रिलेटेड जो रोग होगा वो कौन सा रोग होगा, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। खांसी, जुखाम, पीलिया या उपयुक्त सभी। भाई लीवर से संबंधित रोग कौन से हैं, खांसी है, जुखाम है, पीलिया है या उपयुक्त सभी। तो सर लीवर से जो रोग है जिसको हम क्या बोलते हैं सर, पीलिया। आपके बिलीवर्डिन जो आपको मैंने करवा रखा है सर, आपके जो आपके पीला रंग देने में सहायता करता है, ठीक है, वर्णक की मात्रा। ठीक है सर, आई बात समझ में? तो ठीक है सर, तो आपको बात समझ में आ गई होगी बिल्कुल सर कि हमारा जो लीवर होता है वो सर, एक ही चीज़ याद रखना सर, जो जॉन्डिस जो रोग होता है, पीलिया जो रोग होता है, उसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है, लीवर होता है हमारा, यकृत होता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने, ये देखो इतना घुमावदार क्वेश्चन है, बच्चे घूम गए होंगे इसमें, कि शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि पूछिए, ना कि शरीर का सबसे बड़ा अंग। तो सर शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि कौन सी होती है, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर। शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि त्वचा, किडनी, जांग या यकृत, जिसको हम क्या बोलते हैं, लीवर, और इसको हम क्या बोलते हैं सर, स्किन। तो शरीर की लॉन्गेस्ट ग्लैंड या फिर शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि किसे बोलते हैं, तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। फर्स्ट नहीं बेटा, सेकंड भी नहीं बेटा, फर्स्ट जो आंसर दे रहे हो आप ये अंग समझ कर दे रहे हो। मैं अंग नहीं पूछा, मैंने ग्लैंड्स पूछा है। ग्रंथियाँ क्या होती है, वह हमारे शरीर के वह अंग है जो हमारे शरीर में रासायनिक पदार्थों का स्त्रावण, सिक्रेशन करती है। तो सर मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि आएगी लीवर, जिसका वजन अगर मैं बात करूं तो पुरुषों में कितना होगा, 1.4 से लेकर 1.8 kg के लगभग। आई बात समझ में? मानव शरीर की सबसे लंबी ग्रंथि है। आई बात समझ में सर? बिल्कुल सर, आ गई। और त्वचा क्या, मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग है। ठीक है, तो ये लीवर क्या जाएगा सर, आपका आंसर जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन के सामने आपको बिल्कुल सर दिखाई दे रहा होगा। 7 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सर कोशिका की आत्मघाती थैली किसे कहा जाता है, सुसाइडल बैग ऑफ सेल इज नोन एज द। भाई मानव शरीर के अंदर जो आत्मघाती थैली, सुसाइडल बैग, किसको कहा जाएगा सर, राइबोसोम को, लाइसोसोम को, गोल्जी इकाई को या इनमें से कोई नहीं। तो मानव शरीर में आत्मघाती थैली हम किसको कहेंगे बेटा, जल्दी से आंसर दे दो। करवाया हुआ है मैंने, सेल टॉपिक नहीं पढ़ा तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिएगा। आंसर नहीं आ रहा आप लोगों का, तो सर देखो ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं। लाइसोसोम जिसको हम क्या बोलते हैं, लैन का, क्यों कहा जाता है आत्मघाती थैली, ये रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे एक कारण है। क्या है कि सर अपना जो लाइसोसोम होता है, लैन काय जिसको हम बोलते हैं, इसका निर्माण करता है गोल्जी काय, गोल्जी बॉडी इसका निर्माण करता है। और इस लाइसोसोम में कुछ एसिड पाए जाते हैं, क्या पाए जाते हैं, कुछ अम्ल पाए जाते हैं। और ये क्या करते हैं, उसके अलावा कुछ एंजाइम पाए जाते हैं। तो ये क्या करता है, लाइसोसोम जब इसको खाना नहीं मिल पाता तो इसकी कोशिकाएं इसी को खाने लगती है, और जिससे इसकी क्या हो जाती है, डेथ हो जाती है। इसी कारण से इसको बेटा क्या बोला जाता है, सुसाइडल बैग, आत्मघाती थैली। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, क्या है सर, आम देखा होगा आपने, बिल्कुल। आम का पीला रंग क्यों है भाई, आम आपको पीला क्यों दिखाई देता है, कैरोटीन के कारण या जेनोफिल के कारण या लाइकोजीन के कारण या कैपेसिन के कारण। भाई आम पीला क्यों दिखाई दिया भाई, जल्दी से आंसर दे दो फटाफट। यहाँ जेंथोफिल आएगा बेटा, थोड़ा सा एक करेक्शन हो रखा है इसके अंदर, कैरोटीन मत करना। कैरोटीन किसके लिए, गाय के दूध के लिए होता है भाई आपके, ठीक है। और यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ आम के पीले रंग के लिए। तो आम का पीला रंग किसके कारण जाता है, जेनोफिल या जेंथोफिल, जो आपका आंसर जाता है उसके कारण। अगला क्वेश्चन 9 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से पुष्प कली कौन सी है भाई, इनमें से पुष्प की कली कौन सी है, इलायची, मेथी, लौंग या लहसुन, इनमें से पुष्प कली कौन सी है बेटा, फटाफट आंसर दे दीजिएगा। निम्नलिखित में से पुष्प कली कौन सी है। देखो ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया, दोबारा भी करवा रहा हूँ। तो सर वो कौन सी है सर, आपके लौंग है। पुष्प कली कौन सी है बेटा, लौंग है। तो 9th नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा सर, सी जाएगा। अगला क्वेश्चन 10th नंबर का क्वेश्चन, आपकी स्किन के सामने आपकी नज़र से नज़र मिलाते हुए, ऊँट पानी का संग्रह करता है, ऊँट पानी को क्या करता है सर, स्टोर करता है। कहाँ पर, पेट में, ऊतकों में, त्वचा में या उपयुक्त सभी में।
भाई ऊँट पानी ने कठे मतलब संग्रह करे, कठे रखे, कहाँ पर संग्रहित करता है? तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि ऊँट पानी को कहाँ पर संग्रह करता है। तो सर ऊँट के जो उत्तक होते हैं जिसको हम क्या बोलते हैं सर? टिश्यू। तो ऊँट पानी को कहाँ संग्रह करता है? तो ऊँट पानी को उत्तकों में संग्रह करता है, स्टोर करता है। आई बात समझ में? तो ये क्वेश्चन का आंसर मेरे प्यारे बच्चे सही करके आओगे, नहीं आओगे? बिल्कुल सही करके आएंगे सर, गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ लोगों के देखते ही मुंह में पानी आ जाता है इस चीज़ से कि अंग्रेजी शराब में कौन सा अमल पाया जाता है, जो आज अपने देश में बता रखा है कि भारत की अर्थव्यवस्था बढ़ाने के पीछे शराब एक कारण है, लेकिन उसके पीछे एक रीज़न और भी है बच्चा कि कुछ घरों के अंदर झगड़े बढ़ाने का कारण भी शराब है। ठीक है, घर ख़त्म हो जाते हैं इससे, और ये चीज़ अच्छे से जानते होंगे जिनके घर के अंदर ऐसी कभी कंडीशन हुई होगी तो आप लोग। बाकी तो आप लोग सब जानते हो कि सर जो ये ड्रिंक है हेल्थ के लिए इंजरियस है, नुकसानदायक है, ख़तरनाक है सर, ये आपके लीवर को डिस्ट्रॉय कर देती है। शराब पीना शरीर के लिए नुकसानदायक होता है। चलो छोड़ो जो भी चीज़ें हैं, फिलहाल क्वेश्चन का आंसर देना कि सर अंग्रेजी शराब में कौन सा एसिड पाया जाता है? टार्ट्रिक एसिड, लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, या इनमें से कोई नहीं? तो फटाफट आंसर दे दो। तो सर शराब में कौन सा एसिड पाया जाता है? एसिटिक अम्ल, एसिटिक एसिड पाया जाता है। किसके अंदर सर? आपके शराब के अंदर एसिडिक अम्ल पाया जाता है। याद रखोगे नहीं रखोगे? बिल्कुल सर याद रखने की, क्वेश्चन एग्जाम में गलत नहीं होगा। अगला क्वेश्चन 12वें नंबर का आपकी स्क्रीन के सामने, आपके सामने देखो क्या है क्वेश्चन। लहसुन प्याज में गंध का कारण है। लहसुन में या प्याज में जो गंध आती है, स्मेल आती है, उसके पीछे क्या कारण होता है? मैग्नीशियम, सल्फर, ऑक्सीजन, कार्बन। भाई लहसुन प्याज में गंध आती है, उसके पीछे क्या कारण होता है? बच्चा जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि लहसुन प्याज के अंदर गंध आती है, वो किसके कारण आती है? जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर। तो आंसर नहीं आ रहा है बच्चों का कि सर लहसुन प्याज में गंध किसके कारण आती है। मैंने करवाया हुआ है, तो कल ही तो करवाया था, कल का पहला क्वेश्चन यही था। तो सर किसके कारण गंध आती है बेटा? सल्फर के कारण क्या आती है? गंध आती है, स्मेल आती है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 13वें नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने देखो सर क्या है। सूखे कुएं में पाई जाने वाली जहरीली गैस होती है, जो कुएं सूखे होते हैं उनमें जो गैस पाई जाती है वो कौन सी होती है? मीथेन, ऑक्सीजन, प्रोपेन या ब्यूटेन। इसलिए कहते हैं कि सूखे कुएं की तरफ निधन से जिसके अंदर आदमी की मृत्यु भी हो सकती है। तो सर एक गैस होती है जो काफ़ी जहरीली होती है, जिसको हम किस नाम से जानते हैं? मीथेन नाम से जानते हैं। तो जो कुएं सूखे होते हैं उनके अंदर कौन सी गैस पाई जाती है बेटा जी? तो उसके अंदर गैस पाई जाती है बेटा जी, मीथेन गैस पाई जाती है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 14 आपकी स्क्रीन के सामने, ये देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। पेशाब में पाए जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? भाई पेशाब में काफ़ी चीज़ें पाई जाती हैं, मैंने पूछा है कि यहाँ पर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा होगा? यूरिया, अमोनिया, यूरोक्रोम या सल्फर? आंसर दे दीजिएगा विद एक्सप्लेनेशन। मैं आपको इसको डिटेल से डिस्क्राइब करूंगा, और ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है और टुडे माय फेवरेट क्वेश्चन, इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है सर ये। देखो चलो मैं डिस्कस करता हूँ बच्चों। आंसर इसका जाएगा यूरिया। ठीक है, कैसे सर समझिएगा। आपको पता है कि इसका सूत्र होता है NH2CO NH2, ये सब जानते हैं सर। आपके मॉलिक्यूलर वेट कितना होता है सर आपका? इसका 60। अब आपको एक चीज़ पता होगा कि सर एक वैज्ञानिक थे अपने इंडिया के अंदर जिसका नाम था सर, इंडिया का था नहीं था, बाहर का था, लेकिन उसका नाम था फ्रेडरिक वॉलर। बात है सर 1628 ईस्वी की सर आपके। उन्होंने सर पहली बार विश्व के अंदर सबसे पहली बार कार्बनिक यौगिक का निर्माण किया था। किससे सर? आपके अकार्बनिक यौगिक से, इनऑर्गेनिक कंपाउंड से। सबसे पहला सर ऑर्गेनिक कंपाउंड जो बनाया गया था उसका नाम क्या करके आना है सर? हमें यूरिया करके आना है। तो अपने यूरिन के अंदर भी कौन सा मिलता है सर? पेशाब के अंदर भी यूरिया, और यूरोक्रोम के कारण पेशाब का रंग क्या होता है? हल्का पीला। ये एक वर्णक है सर। अगला क्वेश्चन 15 नंबर का क्वेश्चन, मरीचिका का कारण है। भाई मरीचिका, मर्ग मरीचिका बनती है ना, उसके पीछे क्या कारण होता है? तप्त भूमि द्वारा परावर्तन, या वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन, या प्रकाश का व्यक्तीकरण, या प्रकाश का विवर्तन। तो ये मैंने बता रखा है कि जो मिराज फॉर्मेशन होता है वो किसके द्वारा होता है? TIR
टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। एक ही क्वेश्चन को 10 तरीके से लैंग्वेज चेंज करके दे देता है एग्जामिनर और वहीं हम क्वेश्चन को गलत करके आ जाते हैं। रटो मत, तरीके से रटो तो ताकि क्वेश्चन का कंसेप्ट चेंज ना हो। आप पूरा रटने के चक्कर में पूरा कंसेप्ट ही गलत कर देते हो, फिर हमारा कहते हो सर क्वेश्चन गलत हो गया। तो रटना पूरा नहीं है सर, आपके कंसेप्टुअल स्टडी करनी है आपको। तो सर यहाँ आंसर क्या जाएगा, मरीचिका का कारण क्या जाएगा, वायु की परतों द्वारा पूर्ण आंतरिक परावर्तन के असर मरीचिका का कारण मिराज फॉर्मेशन का कारण होता है। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है सर, देखो पढ़ो। पेंडुलम को चंद्रमा पर ले जाने वाली उसकी समय अवधि है। भाई जो पेंडुलम होता है उसको हम कहाँ ले जाते हैं, चंद्रमा पर ले जाते हैं, तो क्या होगा उसकी जो समय अवधि है, बोले तो सर टाइम पीरियड उतनी ही रहेगी, घटेगी, शून्य हो जाएगी या फिर बढ़ेगी। तो जल्दी से आंसर दे दीजिएगा कि सर टाइम पीरियड क्या होगा, सर आपके आवर्तकाल क्या होगा, बढ़ेगा। तो आपको कैसे बढ़ेगा, तो सर एक सूत्र करा रखा है T = 2 पाई, आगे उसके आगे मैं लगाऊंगा 2 पाई, अरे क्या होगा 2 पाई √L/G। तो सर आपको पता है कि सर एक लेंथ बढ़ा लो। तो सर अब एक चीज़ देखो, T इन्वर्सली प्रोपोर्शनल किसके, G के। अब आप एक सिंपल सी चीज़ छोड़ो कि सोचो कि पृथ्वी की बजाय चंद्रमा पर ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होता है, कम होता है। तो गुरुत्वाकर्षण बल ग्रेविटेशनल फोर्स ये क्या होगा, ऊपर जाएंगे तो सर कम होगा कंपेयर टू अर्थ, 1/6 कम होता है। तो सर G की वैल्यू बढ़ेगी तो G की वैल्यू कम होगी तो T की वैल्यू क्या होगी, बढ़ेगी। तो टाइम पीरियड क्या होता है बेटा, बढ़ता है। क्वेश्चन नंबर 17 सर ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। सर विश्व प्रवासी पक्षी दिवस किस वर्ष मनाया जाता है, तो सर जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। 70 नंबर के क्वेश्चन का मैंने कल की करंट अफेयर में भी सॉल्व करवाया था। 8 मई, 9 मई, 10 मई, 11 मई, और ये हाल ही के अंदर आपको चर्चा में ज़्यादा मिलेगा। तो और वो डेट अभी आई नहीं है। तो सर 11 मई को बनाया जाता है। जो पक्षी आते हैं उनको बचाने के लिए जो वन्य जीव अभ्यारण्य द्वारा काफ़ी कदम उठाए गए हैं सर आपके। तो सर ये इसलिए बनाया जाता है ताकि उन पक्षियों की क्या हो सर, सुरक्षा हो। तो 11 मई को तो सर आपके उनको बचाने के लिए विश्व प्रवासी दिवस बनाया जाता है। सर अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन नहीं सुना होगा आप लोगों ने। ये देखो क्या है कि सिलाई मशीन का आविष्कार किसको माना जाता है। सर सिलाई मशीन का आविष्कारक किसको माना जाता है, हेनरी सीले को या एलियास होवे को या फिर जीव मार्कोनी को या व्हीलर को। तो सर आंसर दे दीजिएगा कि किसको माना जाता है। तो सर एलियास होवे को सिलाई मशीन का खोजकर्ता माना जाता है। ठीक है, बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 19 आपकी स्क्रीन के सामने सर क्या है कि सर मैं बात करना चाहूँ, आकाश में नीला रंग प्रकट होने के साथ संबंधित प्रकाश की परिघटना है। भाई आकाश में नीला रंग किस कारण दिखाई देता है आप लोगों को, व्यक्तीकरण के कारण, परावर्तन के कारण, अपवर्तन के कारण या प्रकिरण के कारण। तो ड्यू टू स्कैटरिंग ऑफ लाइट, प्रकाश का प्रकिरण। जैसे मैं बताना चाहूँ, ये जैसे सपोज करो कोई डस्ट पार्टिकल है, अब यहाँ से कोई लाइट आई, इससे टकरा कर क्या हो गई सर, लाइट क्या हो गई, फैल जाती है। ठीक है, प्रकिरण, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो आकाश में जो सर नीला रंग दिखाई देता है वो प्रकाश के प्रकिरण के कारण दिखाई देता है। अब ये क्वेश्चन इतना अच्छा है, बहुत अच्छा है, कई बच्चे बता देंगे तुरंत। हेली धूमकेतु हर कितने वर्ष बाद दिखाई देता है। सर कितने सालों के बाद हेली धूमकेतु दिखाई देता है, 72 वर्ष बाद, 76 वर्ष बाद, 80 वर्ष बाद, सर 52 वर्ष बाद। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा सर आपकी। मैंने कहा कि हेली धूमकेतु कितने वर्ष बाद दिखाई देता है, तो इसका आंसर क्या जाएगा सर, हर 76 वर्ष बाद। आई बात समझ में। तो सर अगले क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है सर कि सर CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस है, क्या है, अपचायक है, उपचायक है या निर्जलीकारक है या विरंजन कारक है। तो क्या है सर आपके, तो सर कार्बन डाइऑक्साइड जो CO2 जो गैस होती है वो क्या होती है सर, एक उपचायक होती है। ठीक है, क्या होती है सर आपकी, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होती है सर, उपचायक होती है, जिसको हम क्या बोलते हैं सर, आपके कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। सर अगला क्वेश्चन नंबर 22 बहुत अच्छा और बहुत मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कि सर जो LPG गैस होती है, ठीक है, उसका मुख्य घटक क्या होता है।
निम्नलिखित में से एलपीजी का मुख्य घटक क्या है सर? मीथेन है, एथेन है, प्रोपेन है या ब्यूटेन है? तो बेटा एक चीज़ अच्छे से पता है कि एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस का मुख्य घटक क्या आएगा सर? ब्यूटेन। एलपीजी में 80% कौन सी गैस मिलती है सर? आपकी ब्यूटेन मिलती है। आपको एक चीज़ और भी पता होगा कि सर जो ब्यूटेन होता है वो कलरलेस होता है। कलरलेस का नाम आ रहा है सर स्मेललेस, मतलब गंधहीन होता है, ठीक है, स्मेल नहीं आती इसमें ब्यूटेन में। और फिर भी इसके अंदर आपको एलपीजी के सिलेंडरों में सर स्मेल देखने को मिलती है। तो उसके पीछे एक ही कारण है कि एलपीजी के सिलेंडरों में क्या भरा जाता है? मीथेल मर्केप्टेन, ठीक है सर। तो ये जो मर्केप्टेन होता है उसकी मैं बात करना चाहूँ तो ये मर्केप्टेन के कारण क्या होती है सर? आपकी स्मेल आती है। क्वेश्चन नंबर 23, जब जल स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसे हम क्या कहते हैं? भाई जो जल होता है वो रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसको हम क्या कहते हैं? कार्बोनेटन या विसलीकेशन या फिर जल योजन या फिर ऑक्सीकरण। तो सर जल जब स्वयं रासायनिक रूप से किसी तत्व या खनिज के साथ मिलता है तो उसको हम बोलते हैं, जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, तो सर उसको हम बोलते हैं जल योजन बोलते हैं। आई बात समझ में? उद्गम बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 बहुत अच्छा, KMnO4 ठीक है का प्रयोग किया जाता है। तो KMnO4 का प्रयोग किया जाता है किसके रूप में सर? कीटनाशी के रूप में, उर्वरक के रूप में, पीड़कनाशी के रूप में या रोगाणुनाशी के रूप में? मैंने बच्चों को जब एसिड बेस सॉल्ट वाला चैप्टर पढ़ाया था तो मैंने करवाया हुआ है कि सर इसका प्रयोग हम रोगाणुनाशी के रूप में करते हैं। आई बात समझ में? किस रूप में करते हैं बेटा? और रोगाणुनाशी के रूप में KMnO का प्रयोग करते हैं, KMnO4 का प्रयोग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 आपकी स्क्रीन के सामने, किसी बिजली की इस्त्री को गर्म करने के लिए किस धातु का प्रयोग किया जाता है? भाई जो बिजली की इस्त्री होती है ना उसके अंदर क्या चीज़ ऐसी लगी होती है? इस्त्री बोले तो प्रेस। अरे भाई ये नहीं पता क्या? घर में की होगी कभी कपड़ों के, या करवा के लाते होंगे बाहर से। तो उसको गर्म करने के लिए बेटा किस चीज़ का प्रयोग किया जाता है? तांबा, टंगस्टन, निक्रोम या जस्ता? जल्दी से आंसर दे दो कि इसके अंदर किसकी पतली परत होती है, कौन सी धातु की? तो सर वो कौन सी होती है? नाइक्रोम बोल देते हैं कहीं, निक्रोम बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। हीटर के स्प्रिंग भी इसी से बनाते हैं सर आपके। अगला क्वेश्चन 26 नंबर का क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 26 देखो सर, जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को क्या कहते हैं? जस्ते की परत चढ़ना, मिश्र धातु चढ़ना या वल्कनीकरण या फिर यस्दीकरण? तो जल्दी से बता दो सर आंसर 26 नंबर के क्वेश्चन का को उसको हम क्या कहेंगे सर? यस्दीकरण कहते हैं। जंग से बचाने के लिए लोहे से बनी पानी के पाइपों पर जस्ते की परत चढ़ाने को हम क्या बोलते हैं सर? यस्दीकरण कहते हैं। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल आज की सीरीज खतरनाक वाली सीरीज है, फिर भी आप लोग नहीं पढ़ते हो ना, तुम नहीं पढ़ते हो। सर यूरेनियम विखंडन की इस तत्व प्रक्रिया को जारी रखने के लिए किस कण की जरूरत होती है? तो सर यूरेनियम विखंडन की इस तत्व प्रक्रिया जो रेगुलर प्रोसेस होती है उसको जारी रखने के लिए किस कण की आवश्यकता होती है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या पॉजिट्रॉन? सर मैं कह रहा हूँ किसकी आवश्यकता होती है? तो सर जल्दी से आंसर दे दीजिएगा 27 नंबर के क्वेश्चन का। तो सर हमें किसकी आवश्यकता होगी? विखंडन में किसी का दिल तोड़ने के लिए हमें क्या चाहिए? न्यूट्रॉन चाहिए। आई बात समझ में? न्यूट्रॉन के कारण क्या होता है? विखंडन होता है, टूटता है। आई बात समझ में? ठीक है बिल्कुल सर। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य सोर्स क्या है? भाई जो उर्वरक जो आपके जिसको हम बोलते हैं सर अपने खेतों के अंदर जो यूज करते हैं उन उर्वरकों के उत्पादन का मुख्य सोर्स क्या है? कहाँ से होते हैं? अमोनिया से, नाइट्रिक अम्ल से, नाइट्रोजन से या नाइट्रोजन डाइऑक्साइड से? तो जल्दी से 28 नंबर के क्वेश्चन का आंसर दे दीजिएगा कि नाइट्रोजन युक्त उर्वरक के उत्पादन का मुख्य सोर्स क्या होगा? तो सर उसका मुख्य सोर्स होता है बेटा अमोनिया। क्या होता है मेरे प्यारे बच्चे? अमोनिया। बिल्कुल सर। अगला क्वेश्चन 29 आपकी स्क्रीन के सामने, आपकी नज़रों से नज़रें मिलाते हुए सर देखो डिस्कस करते हैं 29 नंबर का क्वेश्चन। क्या है सर? निम्नलिखित में से जेल का उदाहरण कौन सा? भाई कौन सा एक जेल है? आई बात समझ में? पनीर, दूध, चेहरे की क्रीम
या क्षौर क्रीम। निम्नलिखित में से जेल क्या है भाई? जेल आप जानते हो। तो सर आज आप एक चेहरे के ऊपर जो क्रीम लगाते हो उसमें जनरली क्या होता है सर? आपके जेल होता है। तो जेल का उदाहरण क्या जाएगा सर? चेहरे की क्रीम। क्वेश्चन नंबर 13 थोड़ा सा बड़ा है लेकिन क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है। निम्नलिखित में से किस कारण से लोहे को जंग लग जाता है? भाई आपको पता होगा कि लोहे को जो जंग लग जाता है वो किस कारण से लग जाता है? ऑक्सीकरण, अपचयन, या फिर ऑक्सीकरण के साथ रासायनिक अभिक्रिया, या CO2 के साथ रासायनिक अभिक्रिया। तो आपको अच्छे से पता होगा कि सर ऑक्सीकरण जो ऑक्सीडेशन होता है वो, और ऑक्सीजन के साथ रासायनिक अभिक्रिया जब होगी केमिकल प्रोसेस। तो आपको एक और चीज़, अभी एक क्वेश्चन भी आया था ना, लोहे का जंग लगना। तो लोहे का जब जंग लगता है तो उसका वजन सर बढ़ जाता है, क्योंकि ये एक प्रोसेस कौन सी होती है? केमिकल प्रोसेस, रासायनिक अभिक्रिया होती है, और उसमें ऑक्सीजन के साथ होती है सर। आपके बाहर मेनली ऑक्सीजन के साथ क्रिया कर जाती है। तो ए और सी कौन से में है? ए और बी नहीं, बी और सी नहीं, सी और डी नहीं, ए और सी। तो इस टाइप के भी आजकल क्वेश्चन आने लग गए, थोड़े लॉन्ग टाइप के। तो थोड़ा शॉर्ट क्वेश्चनों के बजाय थोड़े लॉन्ग क्वेश्चनों के ऊपर भी थोड़ा बिलीव करना सीखो बच्चों, ताकि एग्जाम में हमारी क्वेश्चन सही हो। क्वेश्चन नंबर 31 क्या है? निम्नलिखित में से कौन ग्रीन हाउस गैस नहीं है? भाई निम्नलिखित में से कौन सी ग्रीन हाउस गैस नहीं है? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड गैस, या नाइट्रोजन। जल्दी से बता दीजिएगा कि 31 नंबर के क्वेश्चन का आंसर क्या जाएगा कि कौन सी एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है बच्चे? क्लोरोफ्लोरोकार्बन, मीथेन, या कार्बन डाइऑक्साइड, या नाइट्रोजन। जल्दी से आंसर दे दीजिएगा। तो सर कौन सी गैस नहीं है ग्रीन हाउस गैस? यहाँ पर एक नाइट्रोजन एक ग्रीन हाउस गैस नहीं है। बाकी मीथेन हुआ, CFC हुआ, या CO2 हुआ, सब क्या है सर? एक ग्रीन हाउस गैस है। अगला ही क्वेश्चन 32 नंबर का क्वेश्चन क्या है? हीरे का 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 1 कैरेट का जो हीरा होता है वो किसके बराबर होता है? ये दोबारा आ रहा है, क्वेश्चन रिपीट हो रहा है। डायमंड 1 कैरेट किसके बराबर होता है? 100 mg, 150 mg, 200 mg, या 250 mg। फटाफट बता दीजिएगा कि 1 कैरेट का हीरा सर 200 mg का होता है। ऐसे क्वेश्चन तो खटाखट टिक करके आगे बढ़ जाना चाहिए आप लोगों को। अगला क्वेश्चन 33 नंबर का क्वेश्चन, बहुत अच्छा और बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत हाई लेवल का क्वेश्चन। किसी श्रेणी में सभी ऑक्सीकरण स्थितियों में नाइट्रोजन विविध प्रकार के यौगिक बनाती है। मतलब कोई भी कंडीशन होती है, NO2, N2O, NO, सारी जो चीज़ें होती है कहाँ से कहाँ तक, इसका जो ऑक्सीकरण की स्थिति कहाँ से कहाँ तक जा सकती है? तो सर शुरुआत होती है -3 से, और कहाँ तक पूछ सकती है सर? आपके +3 तक। तो अलग अलग की, जैसे किसी की -3, किसी की +3, किसी की प्लस जो भी 2, ये सारी आती है, वो किस लेवल पे आ जाएगी? तो ये जो आंसर जाएगा सर हमारा, ये जाएगा 33 नंबर के क्वेश्चन का आंसर जाएगा सर बी जाएगा। आई बात समझ में? बिल्कुल सर आ गई। 34 क्वेश्चन कराओ सर सोल्व। अब सर 34 नंबर का क्वेश्चन क्या है कि सर डिस्कस करते हैं C6H14 का अगला उच्च सहजातीय है। तो सर इसका अगला उच्च सहजातीय क्या होगा? C7H14, C7H12 है, या फिर C6H12 है, या C7H16। तो सर इसका अगला हाई लेवल का होमोजीनियस, मतलब इसके सिमिलर जो मिलने वाला है वो कौन सा होगा? नेक्स्ट पूछा है। तो सर इसका नेक्स्ट जाएगा C7H16। कई मेरे प्यारे बच्चे आंसर लगा रहे होंगे यहाँ पर C7H14 नहीं बेटा जी, इसका देखो कार्बन की संख्या 1 बढ़ानी है और हाइड्रोजन की संख्या कितनी बढ़ेगी उसके साथ साथ 2। देखो सर अगला ही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन करवाया हुआ भी है मैंने करंट अफेयर की क्लास में। मॉर्निंग में करंट अफेयर की क्लास होती है, लाइव जुड़ जाया करो सभी बच्चे। सर क्या है अगला क्वेश्चन? ये है कि वर्ल्ड ट्यूना डे किस तिथि को मनाया जाता है? भाई वर्ल्ड ट्यूना डे किस तिथि को मनाया जाता है? 6 मई, 5 मई, 17 मई, या 2 मई? रट जाओगे आप क्वेश्चनों को, घोल घोल के पी जाओगे, क्वेश्चन इतनी बार रिपीट हो चुके होंगे। तो सर वर्ल्ड ट्यूना डे जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है बेटा कितनी मई को? 2 मई को। एक और चीज़ मैं बता दूं, ट्यूना एक क्या है सर? आपके एक फिश है, एक मछली है। आई बात समझने? ट्यूना क्या है बेटा, कोई पूछे तो ट्यूना एक मछली है जिसकी डिमांड सर काफ़ी बढ़ गई थी अमेरिका के अंदर, सर काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। तो सर 2016 के अंदर इसकी इतनी डिमांड बढ़ गई थी, ये धीरे धीरे डेस्ट्रॉय होने लगी, ख़त्म होने लगी। क्यों? क्योंकि सर ट्यूना मछली के अंदर काफ़ी ज़्यादा मात्रा में न्यूट्रिशन मिलते हैं, खनिज मिलते हैं, और इसके अलावा सर आपके पोषक तत्व भी काफ़ी मिलते हैं। उसके अलावा एक विटामिन B12 मिलता है प्रचुर मात्रा में। तो इसको खाने से शरीर के अंदर काफ़ी चीज़ें की पूर्ति होती थी, इसलिए इसकी मात्रा, इसकी डिमांड काफ़ी बढ़ गई थी। तो इसलिए इनको बचाने के लिए तो सर क्या बनाया जाता है? वर्ल्ड ट्यूना डे, जो 2 मई को मनाया जाता है।
अगला ही क्वेश्चन, एक सर्वग्राही का ब्लड ग्रुप क्या होता है? सर्वग्राही जो सबका ले सकता है, लेने वाला कौन होता है? मैंने देने वाला नहीं पूछा है, यहाँ ले सकता है सबका कौन? बी, ए बी, ए या ओ? तो सबका रक्त कौन ले सकता है? ए बी। इसको किसी का दे दो, हर किसी का ले लेगा, ए का भी ले लेगा, ओ का भी ले लेगा, बी का भी ले लेगा। अब ले सकता है तो इसके पीछे कोई ना कोई तो कारण होता है, ऐसे ही किसी का कोई रक्त थोड़ी ले लेता है भाई आपके, इसके पीछे लेने का कोई ना कोई तो परफेक्ट लॉजिक होगा। बिल्कुल सर, करवा रखा आप लोगों को सर। एक जो एंटीबॉडी होती है, ठीक है, एंटीबॉडी होती है, प्रतिरक्षा होती है, वो क्या होती है सर? इसके अंदर अब्सेंट होती है, तो इसके कारण ये सबका रक्त ले सकता है। और दे सकता है वो बेचारा ओ है, दाता, सर्वदाता ओ है, क्योंकि इसके अंदर एंटीजन अब्सेंट होती है। तो लेने देने का चक्कर समझ में आ गया होगा कि कौन ले सकता है, कौन दे सकता है। गलत नहीं करके आना आपको क्वेश्चन एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर 37, वीडियो को शेयर कर दो बच्चा, स्टेटस लगा लिया करो। जिसने शेयर नहीं किया और अभी तक लाइक नहीं किया, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। एक लाइक में नहीं जाता है कुछ, आपके पैसे नहीं लगते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है? भाई पशु स्टार्च के रूप में किसको जाना जाता है? 37 नंबर के क्वेश्चन का आंसर, ए ग्लाइकोजन, बी सेलुलोज, सी ग्लूकोज, डी काइटिन। तो सर किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है प्यारे बच्चों? आंसर दे दीजिएगा फटाफट। तो सर ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। किसको जाना जाता है सर? ग्लाइकोजन को पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। तो आंसर क्या करके आओगे? निम्न में से किसे पशु स्टार्च के रूप में जाना जाएगा? तो सर जो ग्लाइकोजन होता है उसको पशु स्टार्च के रूप में जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? तो सर पायरिया जो होता है मनुष्य के शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करता है? आँखें, छोटी आंत, दांत और मसूड़े या बड़ी आंत, लार्ज इंटेस्टाइन। तो सर पायरिया मानव शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करेगा? आंसर दे दीजिएगा फटाफट। आपकी स्क्रीन के सामने क्वेश्चन आपको नज़रों से नज़रें मिलाते हुए, और जो आपकी दांत, मसूड़ों में सूजन किसके कारण होती है? पायरिया के कारण। किसके कारण होती है? दांत मसूड़ों में सूजन बेटा पायरिया के कारण होती है। आई बात समझ में? क्वेश्चन गलत नहीं करके आओगे, नहीं करके आएंगे सर, बिल्कुल सही करके आएंगे। अगला क्वेश्चन 39, दिल से जुड़ा होता है, क्या है? दिल के दौरे का कारण होता है। भाई दिल के अंदर दौरा पड़ता है, हार्ट अटैक का कारण बैक्टीरिया, वायरस, हृदय तक रक्त की आपूर्ति कमी या आघात कारण से हृदय के कार्य करने में क्षति। तो भाई दिल धड़कना बंद कर दे मतलब हार्ट अटैक आ जाए, तो आपका दिल मैंने करवा रखा बच्चा कुछ इस तरह का होता है। और आपके दिल को भी तो ऑक्सीजन चाहिए ना, दिल को भी तो रक्त चाहिए ना। तो दिल के अंदर रक्त पहुँचाने वाली एक धमनी होती है कोरोनरी धमनी। इस कोरोनरी धमनी में डे बाय डे क्या कोलेस्ट्रॉल का लेवल क्या होने लगता है? जमने लगता है, जिससे रक्त की आपूर्ति क्या हो जाती है? बंद हो जाती है। तो दिल के अंदर रक्त की आपूर्ति की क्या आ जाती है? कमी आ जाती है। तो अपने हार्ट तक प्योर ब्लड नहीं पहुँच पाता है, इसलिए राम नाम सत्य हो जाता है। आई बात समझ में? बिल्कुल सर। क्वेश्चन नंबर 40, कति जहर क्वेश्चन है आपके लिए, आग मचा देंगे दिल में। एंजाइम ठीक से काम कर पाए इसके लिए कौन सा यौगिक आवश्यक होते हैं? भाई एंजाइम भी आपके शरीर में अच्छे से काम कर पाए इसके लिए कौन से यौगिक आवश्यक होते हैं? भाई कौन से? स्टेरॉइड, विटामिन, भारी धातु, हैवी मेटल जिसको, या फिर बफर। तो हमें एंजाइमों को रेगुलर फंक्शन रखना है, तो सर हमें किस चीज़ की आवश्यकता होगी भाई? आपके विटामिन, स्टेरॉइड, भारी धातु। तो सर रेगुलर फंक्शन ऑफ एंजाइम इज डन बाय विटामिन। भाई किसके द्वारा किए जाते हैं सर? आपके विटामिन के द्वारा सर ये सही ढंग से कार्य कर पाएँ, इसलिए हमें किसकी आवश्यकता होती है? विटामिन की आवश्यकता है, एंजाइम। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। डीपीटी का टीका निम्नलिखित में से किस प्रकार का होता है? डिप्थीरिया, पर्टुसिस या टिटनस का जो टीका दिया जाता है वो किसके लिए दिया जाता है? प्रति विषाणुक या प्रति प्रोटोजोन टीका या प्रति रिकेटिशियल टीका या फिर प्रति संयुक्त टीका, किसके अपोजिट में लगाया जाता है? तो ये टीका तो
एक संयुक्त टीका होता है, तीनों का एक साथ इलाज कर देता है। किसका सर? डिप्थीरिया, प्रोटोसिस या टिटनस का। सर ये बैक्टीरिया जनित जो रोग हैं उनको मैं करवाता हूँ, आप लोगों को करवाए हैं अच्छे से खोल के, बिल्कुल अंदर तक खोल के, एक एक डिटेल खोल के करवा दी मैंने इनकी। जाके प्लेलिस्ट के अंदर देख लेना अगर जिसने रोग नहीं पढ़े। मेरे नए बच्चे जो जुड़ रहे हैं उनको मैं रिक्वेस्ट करूँगा प्लेलिस्ट के अंदर जाके वीडियो देखो, ताकि आपको क्वेश्चंस और भी अच्छे से समझ में आए, ताकि मैं मैराथन क्लासेस में आपको और अच्छे से एक्सप्लेन कर पाऊँ। क्वेश्चन नंबर 42, निम्न में से किस कीट का वैज्ञानिक नाम ब्लेटेरिया है? भाई किस कीट का नाम ब्लेटेरिया है? यहाँ पर जितने भी कीट हैं उनमें से ब्लेटेरिया नाम किसका होता है? बीटल का, कॉकरोच का, मच्छर का या तितली का? तो किस कीट का वैज्ञानिक नाम क्या है बेटा? ब्लेटेरिया है। तो यहाँ पर आंसर जाएगा 42 क्वेश्चन नंबर का कॉकरोच। तो कॉकरोच का वैज्ञानिक नाम क्या है सर? आपके ब्लेटेरिया है। कॉकरोच का केमिकल नेम क्या है बेटा? ब्लेटेरिया है। आई बात समझ में? क्वेश्चन नंबर 43 क्या है? बहुत अच्छा क्वेश्चन। फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा? फ्रक्टोज क्या होती है? काफ़ी मीठी शर्करा होती है, काफ़ी मीठी शुगर होती है। तो फ्रक्टोज का सूत्र क्या होगा सर? आपके C12H22O11 या C6H12O6 या C12H19O11 C6H10O8। तो सर फ्रक्टोज का जो सूत्र जाएगा वो क्या जाएगा सर? आपके C6H12O6 क्या होता है सर? फ्रक्टोज का सूत्र होता है। बिल्कुल। क्वेश्चन नंबर 44 आपकी स्क्रीन के सामने। 44 नंबर का क्वेश्चन क्या है? वर्णदाता हमारे शरीर में किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होती है? भाई कलर ब्लाइंडनेस किस सेल्स के अंदर डेस्ट्रॉय होने के कारण या किसके अंदर इफेक्टिव होने के कारण होती है? भाई वर्णदाता में कौन सी ग्रंथि प्रभावित होती है? 44 नंबर के क्वेश्चन का आंसर तो यहाँ पर श्वेत रक्त WBC या फिर शंकु कोशिका कौन सी, या रेड सेल्स या न्यूरॉन? तो सर जो कौन से, जो हमारी आँखों में ही काफ़ी ज़्यादा नहीं मिलती है, कम मिलती है, और ये अगर इफेक्टेड हो जाए तो रोगी लाल व हरा रंग नहीं पहचान पाता, मतलब खतरे के संकेत उसको दिखाई नहीं देते हैं कि ज़िंदगी में खतरा आने वाला है। आई बात समझ? और वैसे भी आपको पता है कि पुरुषों के ये रोग होता है इफेक्टिव, लेकिन महिलाएं इसकी वाहक होती है। आई बात समझ में? ठीक है। तो कलर ब्लाइंडनेस किस कोशिका की गड़बड़ी के कारण होता है बेटा? शंकु कोशिका के कारण। अगला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन, बहुत ही अच्छा। भारत में हरित क्रांति का जनक किसे कहा जाता है? जी पॉल, नॉर्मन बोरलॉग या वॉन नील या फिर डॉक्टर मिशेल? तो किसको हरित क्रांति का जनक कहा जाता है बच्चा? फटाफट आंसर दे दीजिएगा। तो नॉर्मन बोरलॉग एक नाम का वैज्ञानिक है जिसको हरित क्रांति का क्या कहा जाता है? जनक कहा जाता है। अगला एक क्वेश्चन 46 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में आपसे नज़र मिलाते हुए। देखो सर, सब बच्चे 8:15 बजे लाइव आया करो ताकि लाइव चैट में मज़ा अलग आता है। सारे बच्चे एक दूसरे को देखते होते हैं कि किसको कितने आंसर आ रहे हैं, किसके कितने गलत होते हैं। और आप एक कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करो, लाइव चैट नहीं, कमेंट सेशन में ज़रूर बताया करो कि वीडियो कैसी लगती है सर, ठीक है, ताकि हमें और मजबूती मिलती है और अच्छे क्वेश्चन देने का। प्रकाश संश्लेषण के दौरान उन्मुक्त ऑक्सीजन कहाँ से आती है? एट द टाइम ऑफ फोटोसिंथेसिस जो फ्री ऑक्सीजन आती है वो कहाँ से आती है? पानी के टूटने से, कार्बन डाइऑक्साइड के टूटने से, ग्लूकोज के या क्लोरोफिल के? तो सर जो ऑक्सीजन आती है, जो आज हमें मिल पाती है पेड़ पौधे, इसलिए तो कहते हैं कि सर पेड़ पौधे ज़्यादा से ज़्यादा लगाने चाहिए, उनमें ऑक्सीजन मिलती है। तो वो कहाँ से आती है सर? आपके पानी से आती है। कहाँ से आती है बेटा? पानी से आती है वो ऑक्सीजन। आई बात समझ में? 47 नंबर का क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने। रेशम के कीड़े किन पर पलते हैं? ठीक है, तो भाई आपके रेशम के कीड़े किन के ऊपर पलते हैं? जो आपके तुलसी के पत्ते होते हैं उनके ऊपर, या करी के पत्ते, या गुलाब के पत्ते, या मलबरी जिसको हम सहतूत के बोलते हैं। और इसके आपको अच्छे से नाम होगा, सहतूत सबने सुना होगा सर, आपके ग्रीन कलर का होता है। कैसे कलर का होता है बेटा? ये कुछ इस तरह से होगा, ग्रीन कलर का, इस तरह से सहतूत होता है, देखा हुआ होगा आपने, पूरा ग्रीन होता है सहतूत। और इस मलबरी के ऊपर सर क्या पलते हैं सर? आपके रेशम के कीड़े, मलबरी जिसको हम बोलते हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 48। बेरी रोग निम्नलिखित में से किसकी कमी के कारण होता है? भाई जो बेरी जो रोग होता है वो किसकी कमी के कारण होता है? कौन सा विटामिन होता है जिसकी कमी से बेरी होता है? विटामिन B2, विटामिन B12, विटामिन B1 या विटामिन E? अब कई बच्चे सोच रहे होंगे सर हमने तो पढ़ा ही नहीं है। सर मैंने पढ़ाया है ना, विटामिन पूरा टॉपिक खोल के अच्छे से बिल्कुल
एक एक विटामिन की डिजीज़। तो सर विटामिन B1 की कमी से आपको पता होगा कि सर जो बेरी जो रोग होता है उसमें हमारी त्वचा के अंदर क्या आ जाते हैं सर, आपके मतलब बोले तो त्वचा डेस्ट्रॉय होने लगती है, ढीली ढीली होने लगती है, जैसे बुढ़ापे में नहीं हो जाती है क्या, कुछ लोगों में बुढ़ापा पहले आ जाता है। ठीक है, ठीक है, ऐसे जैसे कि किस्तों में जी रहे हो। ठीक है, और हार्ट जो होता है ना, हार्ट उसका साइज इंक्रीज हो जाता है क्योंकि उसकी मांसपेशियाँ क्या हो जाती है, फूल जाती है आपके। आज बात समझ में, रोगी को भूख नहीं लगती है, डाइजेस्टिव सिस्टम खराब हो जाता है। कौन से रोग में सर, बेरी में। तो क्या खाना चाहिए इस रोग से बचने के लिए, विटामिन B1 के सोर्स मुख्यतः हमें खमीर, जिसको ईस्ट बोलते हैं, कवक का जो उदाहरण है, आई बात समझ में, वो खाना चाहिए। अगला क्वेश्चन 49 नंबर का क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है। भाई यहाँ पर कौन सा एक कार्बोहाइड्रेट है, यूरिया, इंसुलिन, ग्लाइसिन या ग्लूकोज, जल्दी से बता दीजिएगा कि यहाँ पर 49 नंबर के क्वेश्चन में कि कार्बोहाइड्रेट कौन सा है। तो सर जल्दी से आंसर दे दीजिएगा, क्वेश्चन खत्म होने वाले हैं। ग्लूकोज क्या है सर, एक कार्बोहाइड्रेट है। कार्बोहाइड्रेट की पूरी डिटेल लेके आ रहा हूँ बहुत जल्द, क्योंकि विटामिन का हो चुका है और ये कार्बोहाइड्रेट न्यूट्रिशन का पार्ट फर्स्ट हो चुका है, सेकंड पार्ट बहुत जल्द आने वाला है। अगला क्वेश्चन 50 नंबर का क्वेश्चन, पृथ्वी के सबसे निकटतम वाला ग्रह कौन सा है। हमारी जो अर्थ होती है उसके सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, शुक्र है, बुध है, अरुण है या शनि है। तो पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा आएगा सर, आपकी शुक्र। तो पृथ्वी के सबसे नज़दीक ग्रह कौन सा है बेटा, शुक्र। आई बात समझ में, तो शुक्र ग्रह पृथ्वी के सबसे निकटतम है सर आपके। और आज के क्वेश्चन खत्म होते हैं मेरे प्यारे बच्चों। कैसी आज की वीडियो लगी है, अभी इस लाइव चैट में नहीं, अभी ये कमेंट है ना, कमेंट सेशन आएगा इसके नीचे, ये लाइव चैट के नीचे कमेंट सेशन होता है, उसमें मुझे बताया करो। लाइव चैट में तो फिर वो खत्म हो जाते हैं, फिर कोई और बच्चे आते हैं वो सीन नहीं कर पाते, तो जो कमेंट सेशन है उसमें बताया करो आप लोग। और इस वीडियो को आग की तरह फैला दो। थोड़ी आज की थॉट अपन डिस्कस कर लेते हैं कि आज की थॉट क्या है। सपना वो नहीं है, सपना वो नहीं है जो आप नींद में देखे, सपने तो वो हैं जो आपकी नींद ही नहीं आने दे। मतलब वो नहीं सपना सोने के बाद है, सपना तो वही होता है बेटा जो सोने नहीं देता, आपकी नींद होश सब उड़ा देता। उस सपने को पूरा करने के लिए आपको दिन रात एक करना पड़ता है कि काश मेरे वो हो, मेरे हो। ये जो अपना आपका यूट्यूब चैनल है बाय आदि सर एंड दिनेश सर, इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और आग की तरफ फैला दीजिएगा वीडियो, अपना स्टेटस लगा लीजिएगा। आज का ज्ञान बच्चा यहीं समाप्त करता हूँ। और आज की वीडियो में कैसा लगा, ये बेल आइकन जरूर दबाना, अगर अभी तक नहीं दबाए, नोटिफिकेशन नहीं आ रही होगी तो। आज के लिए इतना ही। जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट क्विज के साथ, बहुत इंपॉर्टेंट के साथ। जय हिंद दोस्तों, शुभ रात्रि।